हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग हिंदी। ठीक है, अब हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सेम पेपर है आपका 20 जन 2023 का, लेवल 2 वालों के लिए है। ठीक है, लेकिन जिन्होंने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया था। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर दीजिए। अगर युवा आबादी अधिक हो तो उससे आर्थिक विकास दर को तेज करने में मदद मिलती है। भारत में बुजुर्गों के मुकाबले काम करने लायक लोगों की संख्या अधिक है। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। चीन और दक्षिण कोरिया जैसे पूर्व एशियाई देशों की तरक्की का आधार इसी को माना जाता है। लेकिन काम करने लायक आबादी का बड़ा हिस्सा अगर बेरोजगार हो तो इसका मतलब है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा नहीं उठाया जा रहा है। भारत के साथ यही हो रहा है। हमें युवाओं के लिए रोजगार के अधिक मौके बनाने होंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बदौलत ही 1990 और 2000 के दशक में चीन की जीडीपी ग्रोथ लगातार 10% के आसपास रही। अब चीन में बुजुर्गों की जो आबादी है वो बढ़ रही है, लेकिन भारत के पास लंबे समय तक यह मौका बने रहने वाला है। 2021 में भारत की करीब 64% आबादी कामकाज के लायक थी। अगले 10 साल में बढ़कर यह 65% हो गई। भारत अभी युवा देश है। अगर हम 15 से 29 साल की उम्र वालों को नौजवान माने तो भारत में औसत उम्र 28 साल के करीब है। 2026 तक बढ़कर 30 और 2036 तक ये 35 साल हो जाएगी। वैसे भारत में भी टोटल जो फर्टिलिटी रेट है यानी कि एक महिला के बच्चों की औसत संख्या वो 2.1 के रिप्लेसमेंट रेट से नीचे है। लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर इसमें जो असंतुलन है वो एक चुनौती है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां टोटल फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। इस असंतुलन को दूर करना होगा। यह काम महिलाओं की शिक्षा में सुधार लाकर और उन्हें सशक्त करके किया जा सकता है। किसी भी देश की जो युवा आबादी है उससे क्या तात्पर्य है? बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, काम करने योग्य व्यक्तियों की संख्या, काम न करने वाले व्यक्तियों की संख्या, बच्चों की संख्या। देश की जो युवा आबादी होती है उसका मतलब होता है कि काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, ये होती है आपकी युवा आबादी। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, किसी भी देश में युवा जनसंख्या अगर अधिक है तो आर्थिक उन्नति धीमी गति से होती है। आर्थिक उन्नति की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आर्थिक उन्नति तेज गति से होती है और आर्थिक उन्नति की गति सामान्य रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जो आर्थिक उन्नति है वो बहुत तेज गति से होगी अगर युवा जनसंख्या अधिक है। क्यों होगा? क्योंकि इनका जो कैलिबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। भारत अभी युवा देश है, इसका क्या मतलब है? भारत अभी नया देश है। भारत को स्वतंत्र हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। भारत में नौजवानों की संख्या अधिक है। भारत एक प्राचीन देश है। इसका करेक्ट आंसर है कि युवा देश का मतलब है कि भारत में नौजवानों की जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94। गद्यांश के अनुसार किस सन में भारत की लगभग 64% जनसंख्या काम करने लायक थी? 1921 में, 2011 में, 2021 में और 2022 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सन 2021 यानी कि 2021 जो है उसमें भारत की लगभग 64% जनसंख्या जो है वो काम करने के लायक थी। गद्यांश के अनुसार जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए भारत को क्या करना का होगा? जनसंख्या नियंत्रण, रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, व्यापार में वृद्धि करना और निर्यात में वृद्धि करना। अगर जनसंख्या लाभांश जो है उसको उठाने के मतलब जनसंख्या का जो लाभ है उसको उठाने के लिए भारत को किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होना होगा? उसके लिए रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर जुटाने होंगे जिससे कि जितने भी युवा हैं उनको रोजगार मिल सके। नेक्स्ट है आपका, भारत में बुजुर्गों के मुकाबले काम करने लायक लोगों की संख्या अधिक है। इससे क्या आशय है? वृद्धों की तुलना में बच्चों की संख्या ज़्यादा है। वृद्धों की तुलना में नौजवानों की संख्या ज़्यादा है। नौजवानों की तुलना में वृद्धों की संख्या ज़्यादा है और वृद्ध और नौजवानों की संख्या समान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जो वृद्ध हैं उनकी तुलना में नौजवानों की संख्या जो है वो ज़्यादा है। और यहाँ पे पूछा क्या है कि भारत में बुजुर्गों के मुकाबले काम करने लायक लोगों की संख्या अधिक है, मतलब जो एजेड लोग हैं उनकी तुलना में नौजवानों की संख्या अधिक है। गद्यांश के अनुसार महिलाओं को शिक्षित करने से जनसंख्या वृद्धि दर में संतुलन किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि दर को सीमित किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि दर पर रोक लगाई जा सकती है। जनसंख्या वृद्धि दर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है कि महिलाओं को शिक्षित करने से जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें एक सैचुरेशन लाया जा सकता है। क्योंकि जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं वो 1 या 2 बच्चे बर्थ देती हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो क्या है, ग्रोथ रेट ज़्यादा है। ठीक है, तो उस चीज़ में सैचुरेशन लाने के लिए लेडीज़ की एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। क्षेत्रीय जो है वो इसमें मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। इसमें प्रत्यय क्या होगा आपका? ई है और मूल शब्द क्या होगा आपका? क्षेत्र। क्लियर? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है वो कब आएगा? जब ई पे आपकी बड़ी ई की मात्रा होगी। ठीक है,
ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। समूह में से अलग शब्द बताइए। चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और भारतीय, ये तीनों क्या है आपके जगह के नाम है। चीन एक देश है, भारत देश है, दक्षिण कोरिया देश है। लेकिन भारतीय क्या है, ये एक विशेषता है, यानी कि भारतीय इतिहास। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये किसका इस विशेषता बताई जा रही है, यानी कि एक विशेषण शब्द है, और इतिहास क्या है, संज्ञा शब्द है। तो यहाँ क्या होगा आपका, ये अलग वर्ड है। सो द ऑप्शन 4 विल बी डिफरेंट। नेक्स्ट है, दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर दीजिए। यह न स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है, मोह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में ना कीट समाये, रहे डलिया स्वस्थ स्वस्थ फिर नए फल फल आए। ठीक है, बेसिकली इसमें जो ऋतुएं हैं उनके बारे में बताया है कि हर साल जो है वो ऋतुएं चेंज होती है, बसंत ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, फल जो है वो लगना स्टार्ट हो जाते हैं, फल आने लग जाते हैं, रेशम जो है उसमें कीड़े लगना चालू हो जाते हैं, डाली जो है वो धीरे धीरे पुरानी डालियां गिरती जाती है, नई डाली पे नए नए फ्रूट्स आने लग जाते हैं। पेड़ जो है वो अपना फल कभी खुद नहीं खाता। ठीक है, तो पेड़ जो है वो क्या करता है, एक परोपकार की भावना रखता है, क्योंकि वो दूसरों को अपना फ्रूट देता है। कविता का मुख्य स्वर क्या है, प्रकृति का महत्व, ऋतुओं का महत्व, दान का महत्व और मृत्यु का महत्व। इसका जो करेक्ट है वह है दान का महत्व। इसमें क्या बताने की कोशिश की है कि जो फल होता है वो पेड़ कभी भी खुद अपना फल नहीं खाता, वो दूसरों को उसको दान कर देता है। दान के संबंध में कौन सा कथन सही है, दान देने वाला महान होता है, दान स्वत्व का त्याग है, दान अपनी चीजों का त्याग नहीं है, वृक्ष भी फलों का दान करता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है कि दान जो है वो अपनी चीजों का त्याग कभी भी नहीं होता है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। दान के संबंध में क्या है, दान देने वाला महान होता है, बिल्कुल सही है। दान स्वत्व का त्याग है, लेकिन दान कभी भी अपनी चीजों का त्याग नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है, कविता के आधार पर बताइए पेड़ अपने फल देकर, जो पेड़ है वो अपने फल देकर क्या चीज करते हैं, दूसरों पर कृपा करते हैं, दूसरों पर कृपा नहीं करते, ऋतुओं का स्वागत करते हैं और लोगों को भोजन देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है कि वो दूसरों पर कृपा नहीं करते। पेड़ जो है वो अपने फल देकर दूसरों पर कृपा करते हैं, दूसरों पर कृपा नहीं करते, ऋतुओं का स्वागत करते हैं, लोगों को भोजन देते हैं, वो दूसरों पर कृपा नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका, पेड़ों से फलों को उतारना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे पेड़ों की डालियां बढ़ती जाती हैं, फल सड़ने से बच जाता है, फल बेचकर धन कमाया जाता है, पेड़ों की डालों को हानि नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। पेड़ों से फलों को उतारना इसलिए आवश्यक होता है जिससे पेड़ की डाली को हानि नहीं होगी, वरना अगर पेड़ से फलों को नहीं उतारेंगे तो डाली जो है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 104। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है, नए नए फल, नए पुराने कपड़े, सुंदर सुंदर फूल, धीरे धीरे हंसना। तो यहाँ पे अगर आप सही से देखेंगे तो जो 2 है, नए पुराने क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, नए नए रिपीटिंग वर्ड है, सुंदर सुंदर रिपीटिंग वर्ड है, धीरे धीरे रिपीटिंग वर्ड है, लेकिन नया और पुराना क्या है, ये आपके अपोजिट वर्ड हैं। ठीक है, सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। वृक्ष जो है उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, पादप, विटप, द्रुम और आगम। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आगम। पादप इसका पर्यायवाची है, विटप होता है, द्रुम होता है, लेकिन आगम मतलब होता है आना। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 विल बी इनकरेक्ट। शिक्षा में बहुभाषावाद जो है वो क्या है, पॉलीग्लोट क्या है, त्रिभाषा सूत्र, शिक्षा अधिगम में शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग, विद्यालय शिक्षा में भाषा नीति, सभी शिक्षार्थियों द्वारा अनेक भाषाओं का अधिगम। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होता है, जब हम टीचिंग लर्निंग करते हैं तो उसमें जो स्टूडेंट्स भाषाएं यूज़ करते हैं तो आप हर एक बच्चे की भाषा का जो स्वागत करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक पॉलीग्लोट सिस्टम होता है, यानी कि मल्टीलिंग्वलिज्म जो है उसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण के शिक्षण अधिगम के अधोमुखी प्रक्रिया उपागम के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो लिसनिंग है उसमें जो हम टीचिंग लर्निंग करते हैं उसमें अधोमुखी प्रक्रिया उपागम के रूप में आप किसको जानेंगे, अर्थ को डिकोड कर पाने की, भाषिक विशेषताओं के कहीं आगे जाने की प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक रेखीय तरीका और पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल दोनों ही शामिल है,
संदर्भ और संकेतों के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए मौलिक अर्थ को खोजने की प्रक्रिया, उन ध्वनियों को डिकोड करने की प्रक्रिया जो किसी के द्वारा सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई ध्वनिग्राम से जटिल विषय वस्तु के माध्यम से सुनी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। जो लिसनिंग होती है, ठीक है, लिसनिंग का जो शिक्षण अधिगम है उसमें अधोमुखी प्रक्रिया उपागम क्या होता है कि जो ध्वनियां हैं उसको पहले तो आप डिकोड करो। जैसे है, ये क्या है, सारे फोनेम्स होते हैं, इनको आप पहले डिकोड करना सीखो और उस प्रोसेस के थ्रू जो सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है यानी कि फोनीम, उससे जटिल विषयों की वस्तु के माध्यम से सुना जाता है। यानी कि सबसे पहले आप अपने जो फोनेम्स हैं उनको क्लियर कीजिए और फोनेम्स को क्लियर करते करते हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स जो चीजें होती हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, कक्षा 3 की एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को भोजन और भोजन करने से संबंधित शब्दों को 4-4 के समय में ढूंढने का कार्य देती है। उसके बाद इन शब्दों को चार्ट पेपर पर लिखकर दीवार पर प्रदर्शित करने के लिए कहती है। इस युक्ति को किस रूप में जाना जाएगा? यानी कि क्लास 3 है, ठीक है, क्लास 3 की एक टीचर है, उसने क्या बोला, बच्चों को भोजन और भोजन करने से संबंधित जो शब्द हैं उनको 4-4 के ग्रुप में ढूंढने का काम दिया। इन शब्दों को उसने क्या किया, एक चार्ट पेपर पर दीवार पे लिख के प्रदर्शित कर दिया। अब ये जो उसने चीज यूज की है वो क्या है, थीमेटिक उपागम है, शब्द जाल है, क्रम से रखने का कार्य या शब्द समूह उपागम है। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, थीमेटिक, यानी कि इसने थीम्स क्रिएट की। थीम्स कैसे क्रिएट की, इसने भोजन यूज किया, भोजन एक थीम है, और भोजन करने से संबंधित शब्द। थीम क्या होता है, जैसे लेट सपोज मैं लिख दूं फैमिली, ये एक मैंने थीम वर्ड लिखा। अब इस फैमिली से रिलेटेड जो शब्द हैं उनको मैं एक के बाद एक इसमें लीनियरली अरेंज कर दूंगी। जैसे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशन, ये सब क्या है, फैमिली है। तो ये होता है आपका थीमेटिक टीचिंग। शब्द जाल होता है जहाँ पे आप शब्दों का एक जाल बना देते हैं, जैसे फैमिली से रिलेशन, रिलेशन से कुछ और। क्रम से रखने का कार्य, पहले छोटी चीज, फिर बड़ी चीज, फिर बड़ी चीज। शब्द समूह उपागम होता है जहाँ एक एक शब्दों का ग्रुप बनाया जाता है। ठीक है, जैसे समूह में से भिन्नार्थी शब्द छांटना हो, जैसे संज्ञा शब्द एक तरफ, सर्वनाम शब्द एक तरफ, दैट इज कॉल्ड योर शब्द समूह उपागम। ये कौन सी अप्रोच है आपकी, थीमेटिक अप्रोच। भाषा क्या है, एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है और संप्रेषण की व्यवस्था है। जो भाषा है वो एक अरेंजमेंट का अरेंजमेंट है। ठीक है, लैंग्वेज आप बहुत इफेक्टिव तरीके से यूज करते हैं, आपको ये पता होता है कि कहाँ पे इंटोनेशन यूज करना है, कहाँ पे हमको पॉज लगाना है। तो ये अरेंजमेंट का भी एक अरेंजमेंट होता है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसके अनुसार विद्यालय शिक्षा का जो बुनियादी चरण है उसके अंतर्गत क्या आएगा? पहले 5 साल की विद्यालय शिक्षा, पहले 3 साल की विद्यालय शिक्षा, कक्षा 1 से कक्षा 5, कक्षा 1 से कक्षा 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें पूछा है कि बुनियादी चरण, उसके अंतर्गत क्या आता है? पहले 5 साल की विद्यालय शिक्षा, जिसमें LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये जो चीजें हैं वो आपकी आती हैं। क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। कक्षा 3 की एक स्टूडेंट है, एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ते समय शब्द में जो ध्वनियां हैं उनकी समानता के आधार पर अक्षरों को रेखांकित करती है। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ूं गाय, ठीक है, अब लास्ट में क्या आ रहा है? अ का साउंड आ रहा है, गाय, अ। ठीक है, फिर मैं अगर पढ़ूं इसके बाद कोई वर्ड जो इससे ही बिल्कुल सिमिलर हो उसको मैं इसके नीचे अरेंज कर दूंगी, फिर उसको इसके नीचे अरेंज कर दूंगी। जैसे लेट सपोज इफ आई टॉक अबाउट फादर, यहाँ लिख दूं मैं मदर, और अर का साउंड आ रहा है, तो उसने क्या किया, फोनेटिक्स जो है यानी कि ध्वनि जो है फोनीम, उसकी इक्वलिटी के आधार पर अक्षरों को रेखांकित किया। ये ध्वनि विज्ञान है, समग्र शब्द है, टॉप डाउन है और वर्तनी से अर्थ उपागम है। यहाँ पे इसने क्या किया, ध्वनि विज्ञान जो है यानी कि फोनिम साइंस जो है उसको यूज किया है। स्वर के आधार पर उसने शब्दों को डिस्क्रिमिनेट कर दिया। जैसे फादर, अर का साउंड आया उसको एक जगह लगा दिया, अ का साउंड आ रहा है उसको एक जगह लगा दिया। क्लियर? कक्षा 4 का एक स्टूडेंट अपनी कक्षा में अध्यापिका को उत्तर देते समय हिंदी में बोलता है और बीच बीच में अंग्रेजी के वाक्य भी बोलता है, तो इसको किस रूप में जाना जाएगा? मतलब वो हिंदी बोलते बोलते बीच बीच में इंग्लिश भी यूज कर रहा है। कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, कोड अंतरण और कोड बदलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कोड स्विचिंग क्या होती है? लेट सपोज अगर मैं बोलूं मैं खेलने जा रही हूँ बिकॉज आई हैव इंपॉर्टेंट वर्क टू डू। ठीक है, ये क्या हुआ? कोड स्विचिंग। मैंने पहले हिंदी बोली, मैं खेलने जा रही हूँ, फिर मैंने इंग्लिश पे तुरंत स्विच कर दिया बिकॉज आई हैव टू डू माई वर्क। कोड मिक्सिंग क्या होती है? बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, अब यहाँ में मैंने क्या किया, बुक इंग्लिश में यूज किया, टेबल इंग्लिश में यूज की, बाकी मेरा पूरा हिंदी था, दैट इज कॉल्ड योर कोड मिक्सिंग।
क्लियर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। सीखने का जो प्रतिफल होता है यानी कि जो लर्निंग आउटकम है उसका मेन पर्पस क्या है? उद्देश्यों के लिए भाषा के प्रयोग को सीखना, सबसे पहले भाषा के नियम सीखना, कंठस्थीकरण के माध्यम से भाषा सीखना, लेखन के लिए भाषा को एक उपकरण के रूप में यूज करना। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होता है कि जो लर्निंग आउटकम है उसका मेन पर्पस होता है कि किसी भी उद्देश्य के लिए आप भाषा के प्रयोग को जो सीखते हैं। आप भाषा क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हर भाषा को यूज करने से क्या होगा, लेट्स सपोज आप हिंदी सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, कन्नड़ सीख रहे हैं, तमिल सीख रहे हैं, तो उसके पीछे आपका आउटकम ये रहता है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल कर सके। ठीक है, सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। कंठस्थीकरण के माध्यम से भाषा को कभी भी नहीं सीखा जाता। आप अगर किसी भी लैंग्वेज को रटने की कोशिश करेंगे आप कभी भी कमांड नहीं कर पाएंगे। लिखने के लिए सिर्फ भाषा नहीं सीखी जाती है, सबसे पहले भाषा के नियम नहीं सीखे जाते, सबसे पहले भाषा को अर्जित किया जाता है। तो यहाँ पे 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप में जाना जाता है? बहुभाषिक शिक्षा, कक्षा में फेल न करने की नीति, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद और त्रिभाषा सूत्र। तो टीचिंग में जब आप लैंग्वेज को यूज करते हो यानी कि एजुकेशन में आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो वो आपका बहुभाषिक शिक्षा है, कक्षा में फेल ना करने की नीति है, मदर टंग पे बेस्ड पॉलीग्लॉट है और त्रिभाषा फॉर्मूला है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका त्रिभाषा फॉर्मूला। इसमें जो है कोठारी कमीशन जो है उसने कहा था कि पहले बच्चे को आप क्या कीजिए, मातृभाषा में ज्ञान दीजिए। सबसे पहले बच्चे की मदर टंग जो है उसमें पढ़ाइए, फिर बच्चे को हिंदी और फिर बच्चे को कोई भी सेकेंडरी लैंग्वेज। ठीक है, ये है आपका त्रिभाषा सूत्र जिसपे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि छोटा बच्चा अपनी मातृभाषा में ही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट से क्या तात्पर्य है? बहुविध विधियों के माध्यम से सतत आकलन, पोर्टफोलियो आकलन, अगली कक्षा में उन्नत करने के लिए सत्र अंत में लिखित परीक्षा, बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से एक समय में एक परीक्षा। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ना ये हमेशा सीखने के लिए आकलन होता है। ठीक है, सीखने के लिए मतलब बच्चे का जहां भी लर्निंग गैप है, बच्चे को जहां भी आपको कमी दिख रही है उसको पूरे साल आप क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं कि आपको यहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, यहाँ आप चीज़ों को सही कीजिए। दैट इज़ योर फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से एक टाइम में परीक्षा लेंगे तो वो समेटिव असेसमेंट होता है। जितने भी आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो वो एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, आपको या तो पास किया जाता है या फिर फेल किया जाता है। अगली क्लास में उन्नत करने के लिए ईयर एंड में ये भी आपका समेटिव असेसमेंट होता है जो आप बोर्ड एग्जाम्स देते हैं। पोर्टफोलियो असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है, लेकिन बहुविध विधियों के माध्यम से जब आप कंटिन्यूअस आकलन करते हैं दैट इज कॉल्ड योर फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, अलग अलग मेथड्स को यूज किया जाता है इसमें, तो पोर्टफोलियो आकलन एक इसी का ही पार्ट है। तुकबंदी और गीत क्या होती है? भाषा से परिचित करवाने के लिए भाषा निवेश, कंठस्थीकरण की सामग्री, मूल्य सिखाने की सामग्री और शब्द भंडार की सामग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जब आपको किसी लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस करवाना होता है, भाषा से परिचित करवाने के लिए हम भाषा निवेश के लिए तुकबंदी और गीत गाते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई गीत बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, कोई भी सॉन्ग, तो उससे क्या पता चलता है, मान लीजिए कोई बिहारी लैंग्वेज का गीत फेमस हुआ है, कोई अवधी लैंग्वेज का गीत फेमस हुआ है, तो उससे उस भाषा की जो पहचान है वो मालूम चलती है। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। कक्षा 1 की टीचर अपने स्टूडेंट्स को कहती है कि उनका जो भी मन कर रहा है वह दीवार पर आड़ी तिरछी रेखा बनाएं, चित्रकारी करें या लिखें। यहाँ किस बात के लिए वो उनको प्रोत्साहित कर रही है? आरंभिक साक्षरता का विकास, मजा और हास्य, लेखन कौशल विकास, वर्णमाला के अक्षरों के लेखन की शुरुआत। तो यहाँ पे बच्चा जब शुरुआत में लिखना स्टार्ट करता है ना, उसकी जो स्कूली एजुकेशन सबसे पहले शुरू होती है, तो बच्चा क्या करता है, ऐसे ऐसे करने लगता है। दैट इज कॉल्ड योर आड़ी तिरछी लाइन। यहीं से बच्चे का पहला जो एजुकेशन है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आरंभिक साक्षरता जो है उसको डेवलप करने के लिए टीचर बोलती है कि आप कुछ भी कीजिए, आड़ी तिरछी लाइन खींचिए, लेकिन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विद्यालय विद्यार्थियों में भारतीय भाषा और संस्कृति को समुन्नत करना है? यानी कि जो नेशनल इंडियन गवर्नमेंट है उसने कौन सा प्रोग्राम रन किया जिसका पर्पस स्कूली बच्चों में भारतीय भाषा और संस्कृति को समुन्नत करना है? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जो भाषा संगम है उसमें क्या किया जाता है, बहुत सारी भाषाएं जो हैं उसको एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे समाहित किया जाता है, जिससे बच्चे इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में और इंडियन कल्चर जो है उसको प्रॉपरली एनहेंस कर सकें। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट।
ये क्वेश्चन सीटेट कई बार पूछा है, क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। भाषा संगम जो है वो भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसका मेन पर्पस है जितने भी स्टूडेंट्स उस क्लास में या उस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको इंडियन लैंग्वेज और इंडियन कल्चर के बारे में नॉलेज को एनहेंस किया जा सके। कक्षा 5 की टीचर स्टूडेंट्स को 5-5 के ग्रुप में बांटती है, 6 वाक्यों का एक आर्टिकल पढ़ती है और बच्चों को 2-2 बार इस आर्टिकल को सुनना है और उस आर्टिकल को अपनी तरह से मिलकर रीराइट करना है। जैसा सुना बिल्कुल वैसा नहीं बल्कि मिलते जुलते अर्थ में। तो ये जो मेथड है इसको किस चीज से जाना जाएगा? श्रवण गतिविधि, वाक्यों का श्रुतलेख, अनुच्छेद श्रुतलेख और लेखन गतिविधि। यहाँ पे क्या है, एक टीचर है क्लास 5th की, उसने बच्चों के 5-5 का ग्रुप बना दिया, ऐसे बहुत सारे उसने ग्रुप बना दिए, ठीक है। अब इन बच्चों को उसने क्या किया, 6-6 सेंटेंस का एक आर्टिकल पढ़ने को दिया। पहले उसने 6-6 सेंटेंस के आर्टिकल पढ़ने को दिए, फिर बच्चों को बोला कि 2-2 बार इस आर्टिकल को उनको सुनना है। अब इस आर्टिकल को उनको रीराइट करना है अपनी फॉर्म में, एज इट इज उतार के नहीं लिखना है बल्कि अपनी फॉर्म में उसको लिखना है। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड योर आर्टिकल श्रुतलेख, यानी कि सुन के लिखना। पहले क्या किया उन्होंने, अनुच्छेद सुना है, फिर पुनर्लेख किया है, तो यहाँ क्या हुआ, आर्टिकल को सुन के लिखना। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। शिक्षार्थी का जो समग्र प्रदर्शन है और उपलब्धि है उसको दर्शाने के लिए शिक्षार्थी की सभी अधिगम गतिविधि और प्रस्तुति का अभिलेख क्या कहलाएगा? बच्चे ने जो भी पूरे साल प्रदर्शित किया और उसने जो जो अचीव किया उसको आप क्या करते हो, उसकी लर्निंग एक्टिविटीज और जो भी उसका प्रेजेंटेशन है उसका आप एक रिकॉर्ड रखते हो। ये रिकॉर्ड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो असेसमेंट। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक पार्ट होता है जिसमें बच्चे ने कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट किया है, कहाँ कहाँ उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इस चीज को एक रिटन फॉर्म में लिखा जाता है। ये बच्चे की पूरे साल की परफॉर्मेंस होती है, दैट इज कॉल्ड योर पोर्टफोलियो आकलन। सतत आकलन जो होता है वो पूरे साल चलने वाला असेसमेंट है जिसमें बच्चे को समय समय पे फीडबैक दिया जाता है। योगात्मक आकलन जो होता है इसे हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। इसमें बच्चे का ईयर एंड में परफॉर्मेंस टेस्ट की जाती है, दिस इज योर लर्निंग ऑफ असेसमेंट। अधिगम का आकलन क्या होता है, ये आपका योगात्मक आकलन का ही एक पार्ट है, ठीक है, जहां पे आपका पूरे साल आपने जो भी पढ़ा है उसका आकलन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये अच्छे से समझ में आया है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।